हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA चेतन मलिक एंड मैं आपके CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर आप लोग को पढ़ाता हूं। मैंने जैसे कि वादा किया था कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। आई होप हमारी वीडियोस आपको एग्जाम में हेल्प करी होंगी। कुछ फ्री वीडियोस हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम। और दोस्तों, CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमारी लाइव क्लासेस पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर में होती हैं। CA इंटर में लॉ ऑडिट शिवाली मैम पढ़ाती हैं, जिनसे आप लॉ के वीडियोस देख रहे हैं। उनकी क्लासेस भी पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर लाइव होती हैं। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वीडियोस भी अवेलेबल है। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी वीडियोस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस हाँ, ये एंड में याद जरूर रखिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। सो एंजॉय द क्लासेस। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत अगर आप तक पहुंच रही है, आप प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। मिलते हैं CA इंटर में। थैंक यू। हाँ जी, बातें कर दो बंद। चैप्टर नंबर 1 हमने किया था, बातें बंद कर दो। चैप्टर नंबर 1 किया था, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या था हमारा? इंट्रोडक्शन किया था हमने, एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे हम लोग। आओ जी, चैप्टर नंबर 1 एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। सबसे पहले इकोनॉमी में हमारे दो मेन फीचर्स है। इकोनॉमी में दो मेन फीचर्स क्या हैं? वांट्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज, आगे आ जाओ आगे आ जाओ। वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। इकोनॉमी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या है? ओइकोनोमिया। इसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। उसके बाद डेफिनेशंस की थी हमने। डेफिनेशंस के बारे में बताओगे। साइंस ऑफ वेल्थ, ऐसा किसने बोला था? एडम स्मिथ एंड JB से। एडम स्मिथ ने कब बोला था? 1776 में। उसके बाद साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, एल्फ्रेड मार्शल। और सोशल वेलफेयर, AC पिगू। नेक्स्ट साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, ऐसा किसने कहा? रॉबिन्स ने। साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉल A सैमुअल्सन। हाउ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी वर्क्स, हेनरी स्मिथ। और व्हाट ऑल इकोनॉमिस्ट डू, जेकब वाइनर। उसके बाद हमने किया था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। जरा एक बार वापस से तुम ही बता दो। खैर, एक चीज है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्या है? माइक्रो। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स इज मैक्रो। लॉकआउट इन अ पर्टिकुलर कंपनी इज माइक्रो। लॉकआउट इन इंडिया इज मैक्रो। मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई, माइक्रो। मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मैक्रो। नेक्स्ट इज इट टॉक्स अबाउट जनरल इक्विलिब्रियम, मैक्रो। इट टॉक्स अबाउट पार्शियल इक्विलिब्रियम, माइक्रो। ठीक है जी। उसके बाद हमारी कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं? 4। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर हुम, सॉरी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था हमने। AR पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के आगे 3 वर्ड्स क्या थे? MPH। AR का मतलब एडम स्मिथ और रॉबिन्स ने हमें बताया था। MPH का मतलब मार्शल, पिगू और हिक्स ने हमें बताया था। AR हो गया। उसके बाद पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज। एंड नॉर्मेटिव को क्या बोलते हैं? व्हाट ऑट टू बी। जो पास्ट और प्रेजेंट की बात करें दैट इज पॉजिटिव, जो फ्यूचर की बात करें दैट इज नॉर्मेटिव। उसके बाद हमने बात की थी PPC की। PPC इज अ कर्व शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद इन गिवन लेवल ऑफ इनपुट्स। उसमें इसके 2 नाम और भी थे। PPC के 2 नाम और हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो हो ही गया, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। उसके बाद इसका कर्व कैसा रहता है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव। और अगर मार्केट में रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो इसका कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, और रिसोर्सेज कम हो जाए तो इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। लेकिन रिसोर्सेज उतने के उतने रहे, सिर्फ पहले अंडर एम्प्लॉयमेंट था और उसके बाद फुल यूटिलाइजेशन हो गया, तो कर्व आगे पीछे नहीं शिफ्ट होगा। बस एक पॉइंट अंदर से उठ के आप उसके ऊपर आ जाओगे। नेक्स्ट उसके बाद हमने बात की थी मेथड्स ऑफ स्टडी। एक था डिडक्टिव मेथड और एक था इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का मतलब जनरल से पर्टिकुलर पे आना, और इंडक्टिव का मतलब पर्टिकुलर से जनरल पे जाना।
उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम किए थे हमने 3, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम हमें किसने बताया था? जेएम कीन्स ने। पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसा चैप्टर 1 बहुत इजी था। आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डाल लो, डिमांड, सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर। 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 ये आपको दिखने में एक चैप्टर लग रहा है, पर इसमें एक चैप्टर नहीं है, 3 चैप्टर है। एक डिमांड का पूरा अपना चैप्टर है, कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे डिमांड के बारे में बातें। आप मुझे बताओगे डिमांड का मतलब क्या होता है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपको आपके घर वालों ने बोला जा मार्केट से आलू खरीद के लेके आ। आप मार्केट में गए आलू लेने के लिए और आपने भैया को बोला भैया 10 किलो आलू दे दो। भैया ने बोला भाई साहब आलू 500 रुपए किलो है। आपने बोला भैया 2 किलो दे दो, हमें नहीं चाहिए 10 किलो। अब जब आपने पहले 10 किलो मांगा था विदाउट हियरिंग द प्राइजेस, तो वो क्या था? 10 किलो क्या था? और जब उसने आपको प्राइस बता दिया और उसके बाद आपने अपनी डिमांड को मतलब जो भी आपने 10 किलो से आप 2 किलो पे आ गए, वो क्या है? 2 किलो क्या है और 10 किलो क्या है? एग्जैक्टली जो 10 किलो था वो क्वांटिटी डिजायर्ड थी, वो आप चाहते थे कि आपको मिल जाए, लेकिन प्राइस सुनने के बाद आपने अपनी जो डिजायर थी उसको कम कर दिया और कम करके कितने पे ले आए? 2 किलो पे। दैट 2 किलो इज कॉल्ड एज डिमांड। तो बेसिकली डिमांड का मतलब क्या है? जो क्वांटिटी डिजायर्ड थी, प्राइस सुनने के बाद उसमें मैंने चेंज कर लिया, तो क्वांटिटी डिजायर्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, बिना पर्टिकुलर प्राइस के बिना आपको कितने किलो माल चाहिए था? 10 किलो, लेकिन प्राइस सुनते ही अब आपको कितना किलो माल चाहिए? सिर्फ 2 किलो। तो क्वांटिटी जो आपकी डिजायर है एट अ पर्टिकुलर प्राइस सुनने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड। तो अगर हम इसको शॉर्ट में पढ़े तो इसको क्या बारे में पढ़ सकते हैं? देखो, क्वांटिटी डिजायर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज कॉल्ड एज डिमांड। जो आपकी डिजायर थी, प्राइस सुनने के बाद जो आपकी डिजायर रह गई, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड। पॉइंट क्लियर है? इसको नोट करो। चले जी आगे चले। नेक्स्ट आती है बात फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आप ही मुझे बताओगे, आपको आते हैं सब। प्राइस ऑफ गुड्स, सबसे पहले बात करते हैं प्राइस ऑफ गुड्स की। सबसे बेसिक पॉइंट है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिमांड पे इफेक्ट करते हैं, यानी किन चीजों की वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है। पहला आपने बताया प्राइस ऑफ गुड्स। बहुत सिंपल है, तो किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। और कोई बताओ? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो समझ में आया। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड का मतलब या तो सब्स्टिट्यूट होंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वही घटिया 12वीं का एग्जांपल दो जो सीख के आते हो 12th में, टी एंड कॉफी। उसके अलावा कोई अच्छे एग्जांपल बनाओ आप। फॉर्म है
फेसबुक एंड व्हाट्सएप अच्छा एग्जांपल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, आपको चैटिंग करनी है, आप फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों यूज कर सकते हो। हाँ, और कोई एग्जांपल अच्छे आज के जमाने के एग्जांपल? माजा एंड फ्रूटी, वही बात हो गई, लगभग लगभग उसी लाइन पे ही है। और कोई एग्जांपल? पबजी एंड, यार ये मेरे को नॉलेज नहीं है, पबजी तो पता है, सेकंड नहीं पता। सेकंड हाँ, अब आया टिकटॉक, अब आ गए अपने लेवल पे आ चुके हो जिस पे पूरा दिन लगे रहते हो। और चलो समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का घटिया एग्जांपल कार एंड पेट्रोल मत देना, उसके अलावा कुछ और देना, कोई ढंग का एग्जांपल दो। कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पेन एंड नोटबुक ऐसा नहीं है। टी एंड शुगर, ये अब थोड़े से बढ़ो, ये तो 12th के एग्जांपल है, थोड़े अच्छे आज के लेवल के एग्जांपल दो। हाँ, स्मार्टफोन एंड इंटरनेट कह सकते हो, स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। और कोई एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री का? क्लास एंड टीचर, वेरी वेरी अजीबोगरीब एग्जांपल। और कोई, चलो समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो एक दूसरे की साथ या एक दूसरे के बिना यूज नहीं किए जा सकते, एक दूसरे के बिना यूज नहीं, जिनका यूज साथ में होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट बताओ। अच्छा, इसके बाद डिमांड की बात करते हैं इसमें। नहीं, अभी सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हो गया, एक घटिया एग्जांपल लेके चलते हैं, टी कॉफी। अगर आपका प्राइस बढ़ गया टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड पे क्या फर्क आएगा? कम हो जाएगी, और कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो वाइस वर्सा। पॉइंट क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होगा? अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल वाली कार का डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो पेट्रोल वाली कार का डिमांड बढ़ जाएगी। उसके बाद बताओ, दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात जब भी आती है तब भी हम वहां पे दो गुड्स की बात करते हैं, एक नॉर्मल और एक इंफीरियर। नॉर्मल का मतलब मेरे को एक नहीं आती है, मेरे को इनकम का मतलब नहीं पता है, मेरे को मतलब समझाना है। नॉर्मल गुड्स का मतलब जस्ट एग्जांपल। अच्छा चलो मैं देता हूं बढ़िया एग्जांपल। जैसे आज की डेट के हिसाब से बात करते हैं, जैसे एक गुलाब पे जाओगे आप, जलेबी खाओगे, कुछ भी वॉट एवर यू लाइक, दैट इज अ नॉर्मल गुड। लेकिन वही जलेबी अब नीचे रेडी पे खा लोगे 5 रुपए पाव के हिसाब से, दैट इज इंफीरियर गुड्स। बेसिकली वो रिक्शे वालों के लिए होती है, तो वहां मत खाया करो, बहुत सही में बहुत इंफीरियर होती है। तो पॉइंट क्या हो गया? नॉर्मल गुड्स का मतलब जिसकी क्वालिटी एक अबव एक स्टैंडर्ड होती है, दैट इज अ नॉर्मल गुड, और एक बिलो स्टैंडर्ड क्वालिटी होगी, दैट इज इंफीरियर गुड। एक हम बेसिक स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, दैट योर पॉइंट इज करेक्ट कि वो स्टेटस डिपेंड करती है, बट एक जस्ट एक एग्जांपल। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा बताओ? नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन इंफीरियर के केस में उल्टा है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। 3 फैक्टर्स आपने मुझे बता दिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम ऑफ कंज्यूमर। साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या एग्जांपल लोगे? अब लेटेस्ट ट्रेंड की कोई चीजें होंगी या न्यू फैशन की चीजें होंगी तो उसकी ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और ओल्ड फैशन की चीजें होंगी तो डिमांड कम हो जाएगी। और बताओ, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो उसकी आज डिमांड बढ़ जाएगी, और फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस कम होने वाला है तो उसकी आज डिमांड कम हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? और जरा इसके बारे में पहले समझते हैं कॉपी में क्या लिखा है, उसके बाद हम बात करेंगे। ये बात हमने अभी बात की है। प्राइस ऑफ गुड्स के केस में सिंपल है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जब भी हम बात करते हैं दो गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइस अगर टी का बढ़ेगा तो डिमांड कॉफी की बढ़ जाएगी, प्राइस अगर टी का कम होगा तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस अगर पेट्रोल का बढ़ गया तो डिमांड फॉर कार्स कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो इसका रिलेशनशिप कैसा हो गया? नेगेटिव।
इनकम की जब हम बात करते हैं तो दो कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल के केस में इनकम बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा, इनकम कम, डिमांड कम। इंफीरियर के केस में इनकम ज्यादा, डिमांड कम, नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या रह गया? फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो उसकी आज डिमांड बढ़ जाएगी। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब ओल्ड फैशन की चीजें होंगी तो डिमांड कम, लेटेस्ट फैशन होगा तो डिमांड ज्यादा, जो बेसिक बात है। ठीक है जी, कहानी क्लियर है? यहां तक नोट कर लो इसको। चलिए जी, हो गया नोट यहां तक। चलो जी, हटा दो इसको, हो गया नोट। नेक्स्ट 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 बताओ जरा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है?
प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन इसका मेन फैक्टर क्या है? अदर फैक्टर्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन सारे फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट रख दें, इन सारे फैक्टर में कोई चेंज ना आए, तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी। पॉइंट सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसमें। देखना जरा, समझना इस बात को। अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, अगर अदर फैक्टर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम, प्राइस के कम होने पे डिमांड ज्यादा। अच्छा, एक टेबल जिसमें प्राइस और डिमांड के डेटा को हम दिखाते हैं, एक टेबल जिसमें प्राइस और डिमांड के डेटा को हम दिखाते हैं, दैट टेबल इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊं तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑफ प्राइस एंड डिमांड इज कॉल्ड एज। अगर टैबुलर प्रेजेंटेशन, अगर टेबल की फॉर्म में हम डिमांड के और प्राइस के डेटा को दिखाएं, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। और अगर उसी चीज को हम कर्व की फॉर्म में दिखाएं, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर हम पूरी मार्केट में जितने भी लोग हैं सबका डेटा एक ही टेबल में दिखाएं, दैट टेबल इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। और इन सबके डेटा को कर्व की फॉर्म में दिखाएं, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड कर्व। पॉइंट क्लियर हो गया? इन चारों बातों पे एमसीक्यू बनता है आपका। तो सिंपल सा पॉइंट है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में। और टेबल की फॉर्म में अगर हम दिखाएं, दैट इज कॉल्ड एज टेबुलर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। पूरे मार्केट के डेटा को दिखाएं, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। कर्व को बोलते हैं हम डिमांड कर्व, और पूरी मार्केट का जब बनेगा दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड कर्व, एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव स्लोपिंग। डिमांड का कर्व हमेशा कैसे रहता है? नेगेटिव स्लोपिंग। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड का, बिकॉज रिलेशनशिप कैसा है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। पॉइंट क्लियर है? इन सब बातों पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसको नोट करो, फिर आगे चलेंगे। चले जी, हो गया? नोट हो गया यहां तक? हटा दो इसको।
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आप मुझे बताओगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब क्या है? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड कि जिन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, मतलब कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम नहीं होगी, प्राइस के कम होने पर डिमांड ज्यादा नहीं होगी, मतलब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा जिन केसेस में, वो बताओगे आप। पहला आया लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स का मतलब गुड्स ऑफ स्टेटस कह सकते हो, प्रेस्टीज गुड्स कह सकते हो, स्नॉब गुड्स कह सकते हो, वेबलन गुड्स कह सकते हो। ये सारे नाम किसके हैं? लग्जरी गुड्स के हैं। लग्जरी गुड्स मतलब होता है बेसिकली क्या? एग्जांपल दो। एप्पल का फोन हो गया, इट इज अ लग्जरी गुड। BMW, ऑडी, अगर हम कार्स में चले जाएं, इट इज अ लग्जरी गुड। ऐसे बहुत सारे लग्जरी गुड्स हो सकते हैं। और बताओ एग्जांपल, मतलब आगे सेकंड पॉइंट बताओ। नेसेसिटीज, नेसेसिटीज के केस में प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम नहीं होती है, एग्जांपल दो। मिल्क, सॉल्ट, मेडिसिन। मेडिसिन को वैसे हम इमरजेंसी में लेके जाएंगे या नेसेसिटी में भी लेके जा सकते हैं, किसी की नेसेसिटी नहीं है मेडिसिन, इमरजेंसी में लेके जाते हैं। कोई नेसेसिटी रोज नहीं खाता, इमरजेंसी होगी तभी खाएगा। और बताओ, नेसेसिटी हो गया, लग्जरी हो गया, और बताओ क्या क्या क्या? इग्नोरेंस। हाँ कह सकते हो, रैशनल जजमेंट, ठीक है ठीक है, कह सकते हो। और बताओ। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, अभी आपने बोला था फ्यूचर में जिस चीज का प्राइस बढ़ने वाला है उसकी डिमांड आज ज्यादा हो जाती है, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। और बताओ। गिफन गुड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर एंड गिफन? इंफीरियर इज इक्वल टू गिफन। इंफीरियर और गिफन, इंफीरियर ज्यादा खराब है, गिफन ज्यादा खराब है? इंफीरियर ज्यादा खराब है, गिफन ज्यादा खराब है, तो गिफन ज्यादा खराब है। और इंफीरियर थोड़ा कम खराब है एज कंपेयर टू गिफन। अभी एक लाइन बोली थी किसी ने यहां से कि अगर हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर की भी लो क्वालिटी कर दे, बिल्कुल घटिया, तो वो क्या बन जाएगा? गिफन गुड्स बन जाएंगे। खैर मुझे उस डिटेल में नहीं जाना, आपके लेवल एग्जाम के लिए कोई रेलेवेंट नहीं है, पर ये पॉइंट है कि हाँ, इंफीरियर के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है नहीं होता है? लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है नहीं होता है? सोच के जवाब दो, सोच के। इंफीरियर के केस में लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस के बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है या एक्सेप्शन अप्लाई होती है? चलो छोड़ो, आगे इस मुद्दे पे बाद में आते। और बताओ। इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, और नेसेसिटीज के केस में, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहले ये क्लियर करना पड़ेगा आपके लिए कि गिफन और इंफीरियर का मतलब क्या होता है, उसके बाद पहले इसको नोट करो, फिर इस पे जरा डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये सब नाम एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं कि लग्जरी गुड्स के क्या क्या नाम हो सकते हैं। ये सब आपके एग्जाम में नाम पूछे जा सकते हैं, लग्जरी गुड्स के क्या क्या नाम हो सकते हैं। स्नॉब गुड्स, वेबलन गुड्स, ये सारे लग्जरी गुड्स के ही नाम हैं।
स्नॉब के बाद है वेबलिन, उसके बाद है प्रेस्टीज, प्रेस्टीज के बाद है कॉन्स्पिशियस। ये सब नाम है लग्जरी गुड्स के। चले जी, हो गया, नोट हो गया यहां तक। लास्ट में कॉन्स्पिशियस गुड्स, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन और इमरजेंसी। इमरजेंसी, चले हो गया, यहां तक हो गया नोट। नेक्स्ट 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 हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। आप मुझे हल्का फुल्का जरा ज्ञान बांटें कि मूवमेंट और शिफ्ट में क्या डिफरेंस है। मूवमेंट की बात करते हैं पहले। मूवमेंट में डिमांड कर्व सेम रहता है या चेंज हो जाता है? सेम रहता है। और किस वजह से चेंज आता है? प्राइस की वजह से। और उसका क्या बोलते हैं शिफ्ट का मतलब डिमांड कर्व में चेंज होता है या सेम रहता है? चेंज हो जाता है। और किस वजह से चेंज आता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। आओ जरा देखते हैं, एक बार देखना, जरा ध्यान से सुनना। मूवमेंट में बेसिकली दो चीजें हो सकती हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब डिमांड का बढ़ना, लेकिन सिर्फ किस वजह से? प्राइस के कम होने की वजह से। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड का कम होना, लेकिन किस वजह से? प्राइस के बढ़ने की वजह से। पॉइंट क्लियर है? अब इसके डायग्राम अगर आप देखोगे, डिमांड कब सेम रहता है? पहले प्राइस कम था, डिमांड कम थी, प्राइस बढ़ गया, सॉरी डिमांड ये थी पी और डी, प्राइस बढ़ गया, पी से P1 पे आ गए तो डी से हम D1 पे आ गए। प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड कम हो गई, लेकिन कर्व क्या रहा? सेम रहा। हमने कर्व चेंज नहीं किया। कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे इसको। कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है। किस वजह से कम हो गई है? प्राइस के बढ़ने की वजह से। और सिमिलरली यहां पे देखोगे, प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन एंड दिस इज ओनली ड्यू टू प्राइस। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्यू टू अदर फैक्टर्स की, अदर फैक्टर्स का मतलब प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर के बारे में बात करें, जब उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, डिमांड का कम होना या डिमांड का बढ़ना, किस वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। उस केस में हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। या तो राइटवर्ड और अपवर्ड भी कह सकते हो इसको, और लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड भी कह सकते हो इसको, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। पॉइंट क्लियर हो गया? ये तो हुआ जनरल, जितना आपको आता था उसमें से बेस्ड एक सवाल। मैं आपसे मैथमेटिकली पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पर और यहां पर कर्व सेम रह रहा है और यहां पे डिमांड कर्व चेंज हो रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? मुझे घटिया जवाब नहीं चाहिए कि ड्यू टू प्राइस और ड्यू टू अदर फैक्टर, वो हमें बचपन से रटा हुआ है। मैथमेटिकली अगर मैं मैथ्स और स्टैट से इसको लिंक करूं, इस डायग्राम में ऐसा हो क्यों रहा है? प्राइस, इसने जवाब दिया प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट होना एक रीजन है। प्राइस कांस्टेंट है, वो तो इस डायग्राम पे भी हम दिखा सकते थे। हमने कर्व को क्यों शिफ्ट किया? थोड़ा सा कहीं ना कहीं पकड़े हैं। और बताओ, सिंपल सी बात है। अभी बच्चे हो तुम लोग, बच्चे मतलब 12th में हो। ये जो हमारा डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल डायग्राम। इसमें आप दो चीज ही दिखा पा रहे हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस।
जब बड़े हो जाओगे, जैसे कि मैंने बीबी या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हो, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करोगे, वहां पे जाके आप सीखोगे हमारे दो टाइप के डायग्राम और होते हैं। एक होते हैं थ्री डायमेंशनल डायग्राम। थ्री डायमेंशनल का मतलब, अब आप डायग्राम देख के समझ जाओगे, इस पे आप तीन चीज को एक डायग्राम में लिंक कर सकते हो। यहाँ पे आप दो चीज को एक डायग्राम में लिंक कर रहे हो, एक प्राइस को और एक डिमांड को। आप प्राइस यहां ले रहे हो, डिमांड यहां ले रहे हो। जब इन्हीं दो फैक्टर में चेंज आएगा तो आपको डिमांड कर्व चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऊपर नीचे मूव करके अपना काम चला सकते हो। लेकिन जब इन फैक्टर्स के अलावा किसी फैक्टर में चेंज आएगा तो आप इस डायग्राम पे काम ही नहीं चला सकते, बिकॉज दिस कर्व इज ओनली शोइंग प्राइस एंड डिमांड। सिमिलर कॉन्सेप्ट है पीपीसी में। पीपीसी में जब आपके मार्केट में रिसोर्सेज ही बढ़ जाते हैं बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, तो आप उसके कर्व को हमें शिफ्ट ही करना पड़ता है, बिकॉज वो कर्व एक रिस्ट्रिक्टेड है अप टू अ गिवन इनपुट, तो हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो जब बड़े हो जाओगे एक थ्री डायमेंशनल आता है, और थोड़े और बड़े हो जाओगे जैसे एमबीई, मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद जो भी कोर्स होता है मुझे नहीं पता, उसमें फोर डायमेंशनल डायग्राम भी सीखोगे, चार डायमेंशनल डायग्राम। चार डायमेंशनल का मतलब ये हो गया कि आप चार चीज को एक ही डायग्राम में लिंक कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज फोर डायमेंशनल। खैर हमारे सीए में इतना नहीं है, बस बिकॉज मैंने तो किया तो इसलिए मुझे थोड़ा ज्ञान था, मैंने कहा बांटूं आपके साथ। तो पॉइंट फिलहाल पॉइंट क्लियर हो गया। फिलहाल हमारे को क्या है कि मूवमेंट में आपका डिमांड कर्व चेंज नहीं होता, एक ही सेम कर्व पे आप ऊपर नीचे रहते हो। यही सवाल आपके एग्जाम में आएगा, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। और शिफ्ट के केस में इंक्रीज या डिक्रीज रहेगा, और इस केस में हमारा ड्यू टू अदर फैक्टर आप सेम डिमांड कर्व पे नहीं रहने वाले हो, आगे या पीछे मूव करने वाले हो, और शिफ्ट करने वाले हो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। पॉइंट क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो।
चलिए जी, हो गया नोट यहां तक। चलो जी, हटा दूं इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है इस चैप्टर में, ये हो गया नोट, नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ? सबका हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हेडिंग डाल लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप मुझे बताएंगे इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन डिमांड ड्यू टू, मैंने आपसे परसेंटेज मेथड नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। मैंने आपसे प्राइस इलास्टिसिटी भी नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर। किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड में अगर चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड, उसको और उस चीज को जब हम मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब डिमांड कितनी इलास्टिक है, या डिमांड का क्या रिस्पॉन्स है। क्या रिस्पॉन्स का मतलब डिमांड कितनी चेंज हो गई ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर, जब मैं उस डिग्री को मेजर करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट क्लियर हुआ? इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? एक मैथमेटिकली मेजर करना। किस चीज को मेजर करना? डिमांड के चेंज को मेजर करना ड्यू टू एनी फैक्टर। पॉइंट क्लियर हुआ? अब बताओगे आप इलास्टिसिटी कितने टाइप की हो सकती है, मतलब किन फैक्टर्स की वजह से चेंज डिमांड में आ सकता है, जो हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट में। आप इलास्टिसिटी कितने टाइप से पढ़ते हो? एक सेकेंड, मैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं पूछ रहा हूं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा हूं। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। याद करो, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब बताओ। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। और क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब चेंज इन डिमांड ऑफ गुड एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। एक्स की डिमांड में क्या चेंज आया, वाई के प्राइस में चेंज। सर ये कब होता है? अभी तो आपने बताया रिलेटेड गुड्स जो होते हैं उनमें यही तो होता है, सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। एक का प्राइस में चेंज आता है, दूसरे की डिमांड में चेंज आ जाता है। उस चीज को जब हम मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस। नाम में है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस का मतलब दो अलग अलग गुड्स हैं, एक के प्राइस में चेंज आ रहा है और उस प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड में चेंज आ रहा है। उस चीज को जब मेजर करोगे, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी। पॉइंट क्लियर हुआ? अब बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के जो आप बताने जा रहे थे कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट कितने हो सकते हैं? 5। इट कैन बी 0। 0 का मतलब अगर बता पाओ तो? ठीक है, उसका मतलब नाम नहीं, मतलब। चलो उससे पहले एक काम करते हैं, आप मुझे बताओ प्राइस इलास्टिसिटी। चलो उस कॉन्सेप्ट को बाद में लेके आऊंगा। प्राइस इलास्टिसिटी कितने मेथड से निकाल सकते हो? सर सबसे पहले आपने बोला इलास्टिसिटी, हमने मतलब बता दिया। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी आपने 3 बता दी, प्राइस, इनकम और क्रॉस। अब मैं प्राइस के बारे में बात कर रहा हूं। प्राइस को कितने तरीकों से मेजर कर सकते हो? एक आपने बचपन में पढ़ा होगा परसेंटेज मेथड, उसका फॉर्मूला अब आपको रटा हुआ होगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और मेथड कौन सा पढ़ा है? कौन सा? ज्योमेट्रिक मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है? पढ़ाया नहीं?
अच्छा चलो मैं पढ़ाता हूं आपको, मैं पढ़ाता हूं। देखो देखो देखो, बातें कर दो बंद। सुनो सुनो सुनो, अब जितना ज्ञान था आपसे मैंने निकलवा लिया। आप देखो जरा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर। किसी भी फैक्टर डिमांड में जो चेंज आता है जब मैं उसको मेजर करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। दूसरी बात, इलास्टिसिटी कितने टाइप की हो सकती है? प्राइस, इनकम और क्रॉस। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इनकम का मतलब डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। और क्रॉस का मतलब डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ वन गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड्स। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसमें क्वेश्चन कैसा आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट के केस में अगर आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी है तो आप कौन सा मेथड लगाओगे? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट के केस में अगर आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी है तो कौन सा मेथड लगाओगे? क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस और इनकम उनके लिए बना ही नहीं है, इन क्रॉस इलास्टिसिटी ही बना है सिर्फ दो अलग अलग गुड्स के बारे में या उनके बीच में रिलेशनशिप जानने के लिए। नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी आप कितने मेथड से निकाल सकते हो? 4 मेथड से। परसेंटेज मेथड का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है। नेक्स्ट, आर्क इलास्टिसिटी, ये नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। पढ़ा है? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है। आर्क इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये सारे आपस में भाई बंधु हैं। आप इसको अगर ध्यान से देखो, Q0 माइनस Q1 इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q0 प्लस Q1। हम उसका एक तरीके से एवरेज कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 करोगे एवरेज आ जाएगा। इनटू में P0 प्लस P1 अपॉन P0 माइनस P1। बेसिकली ये उसी में से बना है। इसको अगर मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशन देखोगे, ये इसी में से बना हुआ मेथड है। तो क्या फॉर्मूला बना? एक बार दोबारा देखो, आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या बना? Q0 माइनस Q1 अपॉन Q0 प्लस Q1 इंटू में P0 प्लस P1 अपॉन P0 माइनस P1। आई होप P0 और Q0, P1 और Q1 सबको पता है कि क्या होता है। नहीं पता भी एग्जांपल लेंगे, उससे कर लेंगे। तो Q0 माइनस Q1 अपॉन Q0 प्लस Q1 इंटू में P0 प्लस अपॉन P0 माइनस P1। दिस इज कॉल्ड एज आर्क इलास्टिसिटी। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये आपने शायद पढ़ाओ शायद ना पढ़ाओ। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। लेट्स सपोज प्राइस है 10 रुपए और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है 15 किलो। नेक्स्ट, प्राइस बढ़ गया 15 रुपए से, प्राइस बढ़ गया 15 रुपए हो गया, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के बढ़ने पे क्या होगी? कम होगी। लेट्स सपोज वो रह गई 12 किलो। तो अब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? सर जब प्राइस 10 रुपए था पर केजी, आपने 15 किलो माल खरीदा, तो आपका उस समय खर्चा कितना हुआ होगा? 150 का। और जब प्राइस 15 हुआ, आपने माल कितना खरीदा? 12 किलो, तो आपका खर्चा कितना हुआ होगा? 180। दिस इज कॉल्ड एज टोटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसके बारे में रिलेशनशिप पढ़ते हैं। रिलेशनशिप क्या है कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। अभी करके भी देखेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा बढ़ रहा है और प्राइस कम हो रहा है, मतलब इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब एक का बढ़ना दूसरे का कम होना, या पहले का कम होना दूसरे का बढ़ना, तो इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस के बढ़ने या घटने से एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या होगा? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। हो सकता था अगर यहां पे मैंने 15 रुपए लिए है, तो हो सकता था मेरी क्वांटिटी कितनी हो जाए? 10 किलो। अगर क्वांटिटी 10 किलो होती 15 के दाम पे, तब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहता? 150। तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता प्राइस के बढ़ने या घटने पे, तो इलास्टिसिटी कितनी होती? 1 होती। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसको याद कैसे करोगे? एक बात बताओ, आज की डेट में आपके दोस्त ज्यादा है दुश्मन? आज के जमाने में दोस्त ज्यादा होते हैं दुश्मन? मेरे तो दुश्मन ज्यादा हैं, तो मैंने इसीलिए याद किया। दोस्त लोग बहुत कम साथ देते हैं आज की डेट में। चलो ये सवाल गलत था, अब सवाल और सही से पूछता हूं। बिल्कुल रियलिटी में आपके एंड तक साथ ज्यादातर कम, ज्यादा लोग देते हैं, कम लोग देते हैं? एंड तक साथ कम लोग देते हैं। मेरा सवाल एक तरीके से था, मतलब मैं जो दोस्त जो है तो दुश्मन लेकिन दोस्त बने हुए, आपने उनको भी इंक्लूड कर लिया शायद। उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वो बोल रहा हूं कि वो लोग जो आपका एंड तक साथ देते हैं वो कितने होते हैं? कम ज्यादा? कम होते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो सेम दिशा में चले लोग, आपकी दिशा में, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में जाएं, वो लोग कम होते हैं, लेस देन 1। जो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं लोग, वो क्या होते हैं? मोर देन 1। और जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इकलौता ही होता है, वो अपने जीवन में ही मस्त है, वो इज इक्वल टू 1। पॉइंट क्लियर हो गया? तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जाने वाले लोग आज की डेट में क्या है?
कम है तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। हमें सिंपल सी बात है, हमें निकालने को नहीं आएगा, हमें रिलेशनशिप याद होना चाहिए जिसके बेसिस पे एमसीक्यू आएगा, जिसको हम टिक करेंगे तो नंबर मिलेगा। हमें मेनली हमारा मैटर जहां पे फोकस डालना है, आपको क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकली वो इस पे करना है। पेपर में कुछ नहीं लिखा तो आईसीआई बोलता है आर्क से करना है, कुछ नहीं लिखा होगा कौन सा मेथड करना है, आर्क से ही करना है। सर पहली बार मैंने आर्क मेथड से किया, मेरा आंसर सही नहीं आया, दोबारा आर्क से करो, हो सकता है आपने गलत किया होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? सर दोबारा आंसर सही नहीं है, 3-4 बार आर्क से करूंगा, आंसर अगर ऑप्शन में नहीं है तो मेरे सेकंड प्रायोरिटी जाएगी परसेंटेज मेथड। लेकिन आईसीएआई बोलता है 99 के 100% सवाल हम किससे मांगते हैं तुमसे? आर्क इलास्टिसिटी से। कुछ ना गिवन हो तो एज्यूम्ड है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हो, आर्क इलास्टिसिटी। ये बात बार बार मत पूछना और ना बार बार आना कि सर इससे आंसर नहीं आ रहा, 2-3 बार चेक करो, नहीं आ रहा तो इस पे जाओगे आप। ये मेथड और ये मेथड ये सिर्फ थ्योरेटिकल सवालों के लिए आता है, जैसे इनके बीच का जो रिलेशनशिप है ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस देन 1। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो मोर देन 1, और अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इक्वल टू 1। पॉइंट क्लियर हो गया? लेकिन अब आया चौथा है पॉइंट, इसको शायद आपने ज्योमेट्रिक मेथड या कुछ नाम दिया होगा अपने जमाने में। पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? देखो जहां पर चेंज बहुत कम आता है, चेंज बहुत कम आया, जैसे यहां तो अच्छा खासा चेंज आया, 15 किलो से 12 किलो हो गया, लेकिन अगर 10 रुपए के प्राइस, 10 रुपए प्राइस था, 15 किलो मेरी डिमांड थी, प्राइस बढ़ा 10 से उठ के कितना हो गया? 15, और लेट्स सपोज डिमांड आती 100 ग्राम कम होती, 14 किलो 900 ग्राम, तो डिमांड में चेंज जो आया वो क्या आया? बहुत कम। तो जहां पर चेंज बहुत कम आता है, डेसिमल्स में आता है, पॉइंट में आता है, विच इज जहां पे हम अनअटेनेबल का मतलब बेसिकली क्या है? जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, विच इज अनेबल टू मेजर, वी आर नॉट एबल टू मेजर दैट पर्टिकुलर चेंज, तो उस केस में हम कौन सा मेथड अपनाते हैं? पॉइंट इलास्टिसिटी। सवाल यही आता है एग्जाम में कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कब यूज होता है? यूज कब होता है? जब चेंज इन ईदर प्राइस और चेंज इन ईदर डिमांड इज वेरी लो, जब चेंज बहुत कम है और उसको हम मेजर नहीं कर पाते तो हम कौन सा मेथड अपनाते हैं? पॉइंट इलास्टिसिटी। और जिसका फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट, लोअर मतलब इसके नीचे की सेगमेंट, और अपर सेगमेंट मतलब इसके ऊपर की सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। दिस मेथड इज यूज्ड वेयर चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइजेज वेरी लो या वेरी लेस, के कुछ भी कह लो। पॉइंट क्लियर हो गया? ये एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 बार आया है कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कब यूज किया जाता है? जब चेंज इन डिमांड या चेंज इन प्राइस इज वेरी लो, विच इज वी आर नॉट एबल टू मेजर। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये आपके 4 मेथड है। अभी हमने थ्योरेटिकल बात की है, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं प्रैक्टिकल इलास्टिसिटी निकालने के, और बिना कहे हमें कौन सा मेथड अपनाना है? आर्क इलास्टिसिटी। आईसीआई यही बोलता है। पॉइंट क्लियर हो गया? इसको नोट करो, फिर आगे चलेंगे।
दिस मेथड, इसके ऊपर लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये पूरा ही लिखना, आप बाद में भूल मत जाना। चलूं हटा दूं इसको। चलो जी हटा दो इसको। नेक्स्ट 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 एक एग्जांपल देखते हैं जरा। एक एग्जांपल देखो, दोनों मेथड से एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। पहले एग्जांपल समझ लो। प्राइस था 10, तो हमारा डिमांड था 50 केजीज, दिस इज Q0। प्राइस 10 से 15 हो गया, डिमांड 40 केजीज हो गई। प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गई, दिस इज Q1 एंड दिस इज P1। परसेंटेज मेथड बचपन से आपने सीखा हुआ है। परसेंटेज मेथड कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालते हैं? डिमांड में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया डिमांड में? 10 किलो डिवाइड बाय बेस, बेस क्या था 50, इंटू में 100, तो डिमांड में कितना चेंज आया 20%। इसको निकाला कैसे? Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू में 100, दिस इज 20%। प्राइस में कितना चेंज आया? प्राइस में चेंज आया 5 रुपए का, डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है 10, बेस इज 10 इंटू में 100, कितना परसेंट चेंज आ गया 50%। इसको निकाला कैसे? P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू में 100। उसके बाद परसेंटेज चेंज इन डिमांड, दिस इज 20 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज 50। तो हमारा इलास्टिसिटी कितना आ गया 0.4। पॉइंट क्लियर हो गया। और अगर यही एग्जांपल मुझे आर्क इलास्टिसिटी करना हो तो कैसे करोगे? Q0 माइनस Q1 अपॉन Q0 प्लस Q1, मल्टीप्लाई में इसका अब प्लस वाला P में उल्टा हो जाएगा, P0 प्लस P1 अपॉन P0 माइनस P1। इसको सॉल्व करोगे, इट इज 0.5। लेकिन ऐसा है क्या बोलता है आपको कौन सा फॉलो करना है? आर्क इलास्टिसिटी। तो आप आंसर देख रहे हो, आंसर में चेंज जरूर आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए एग्जांपल करा दो ताकि आपको निकालना भी आ जाए, और दूसरा आपको हमेशा ऐसा यही फॉलो करवाता है। नोट करो इसको।
ये कह रहे 10 माइनस 15 इज इक्वल टू -5। इलास्टिसिटी कभी माइनस में आ सकती है क्या? आपने मुझे बताया था कोफिशिएंट जो होता है वो लोएस्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, उससे पहले तो आपने पढ़ा है कभी कोफिशिएंट जीरो से कम? इसके पीछे अगर आपको पता हो, इसके बीच में अगर आपने 12th में पढ़ा हो, ये सब चीजें मोड के अंदर होती हैं। और मोड बेसिकली क्या होता है, वो माइनस के साइन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। ये सारी चीजें, इलास्टिसिटी कभी माइनस में नहीं हो सकती। आप ही मुझे अभी 10 मिनट बाद बताने वाले हो इलास्टिसिटी के 5 फिगर्स, क्या आंसर आ सकते हैं। या तो 0 आएगा, या लेस देन 1, 1 या मोर देन 1, या फिर इन्फिनिटी। तो 0 से कम तो आता ही नहीं आंसर। वो क्यों नहीं आता? माइनस में जाता ही नहीं है। वो क्यों नहीं जाता? बिकॉज ये सारा फॉर्मूला मोड के अंदर होता है। चलें आगे चलें, हटा दूं इसको। एक टोटल एक्सपेंडिचर का भी एग्जांपल लिखना। टोटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल, ये हटा दूं। टोटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल देखो। प्राइस बढ़ गया, डिमांड आपकी कम हो गई। प्राइस बढ़ा 10 से 15, डिमांड हो गई 50 से 40। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर पहले 500 था, अभी 600 हो गया। अब देखो ना रिलेशनशिप, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। प्राइस भी बढ़ रहा है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। पॉइंट क्लियर होगा? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको ये दे देगा और नीचे बोलेगा टोटल जो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी है, मोर देन 1, लेस देन 1, 0 या नन ऑफ दीज, ऐसा करके आंसर देगा। ये केस बना के ऐसे करके आंसर इसके क्वेश्चन आते हैं। नोट करो इसको। चले जी, आखिरी कॉन्सेप्ट, डिमांड चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट जो आप मुझे बताओगे, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। वैसे मैंने बोल ही दिया था अभी, कितने टाइप के आंसर आ सकते हैं आपके? 5। इलास्टिसिटी निकालने के बाद जो आपके आंसर आ सकते हैं दैट इज 5। 0, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, 0 आ सकता है कम से कम, लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1 और इन्फिनिटी। अब इसका थोड़ा सा बेस हम लोग क्लियर करते हैं। सर अभी आपने बताया था परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब लॉजिकली खुद सोचो, जिनको याद नहीं होता, मैं ये चीजें अपने बचपन में बनाया करता था, मुझे रटना पसंद नहीं था, तो मैंने उसके लिए कुछ चीजें बनाई। अब आप खुद सोचो प्रैक्टिकली, इसका इस इक्वेशन में आंसर 0 कब आएगा? मैं कह रहा हूं कि आंसर 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा? जब न्यूमिनेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर में 0 हो। सर हमारी तो मैथ्स भी वीक है। न्यूमिनेटर में जब क्या होगा? 0 होगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर में 0 होने का मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं है, जबकि प्राइस में चेंज, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। पॉइंट क्लियर हुआ? इससे आंसर क्या निकला सर? जब इलास्टिसिटी 0 होगी, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन डिमांड ड्यू बट देयर इज अ चेंज इन प्राइस। पॉइंट क्लियर हो गया? और इसको हम क्या बोलते हैं? जब सर डिमांड में कोई चेंज ही नहीं है, वो इलास्टिक नहीं है, तो वो क्या बन गई? इन इलास्टिक। जब डिमांड में कोई चेंज ही नहीं है तो वो क्या बन गई? इन इलास्टिक, एंड दैट टू परफेक्टली। परफेक्टली का मतलब आंसर बिल्कुल ही क्या है? 0। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ऐसे याद करो इसको, इलास्टिसिटी 0 का मतलब क्या हुआ? परफेक्टली इन इलास्टिक, देयर इज नो चेंज इन डिमांड। पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसका अगला आंसर सोचो, इस इक्वेशन में लॉजिकली बताओ आंसर लेस देन 1, 1 से छोटा कब आएगा? जब न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। डिनोमिनेटर बड़ा होने का मतलब क्या है? प्राइस में ज्यादा चेंज है एज कंपेयर टू डिमांड, या फिर दूसरे एंगल में क्या बोल सकते हो? डिमांड में चेंज कम है और प्राइस में चेंज ज्यादा है। पॉइंट क्लियर हो गया?
तो जब डिमांड में चेंज कम हो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड में चेंज तो है लेकिन कम है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इनइलास्टिक, और आंसर विल बी लेस देन 1। अब आप बताओ आंसर इसका इक्वल टू 1 कब आएगा, जब दोनों में चेंज क्या होगा, बराबर, तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका आंसर सर अब हमें पता लग गया, मोर देन 1 कब आएगा, एक से बड़ा कब आएगा इसका आंसर, जब डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिनेटर बड़ा है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक। और लास्ट सर इसका आंसर इंफिनिटी कब आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, दैट मींस देयर इज नो चेंज इन प्राइस, फिर भी डिमांड में चेंज है, डिमांड चेंज हो रही है विदाउट एनी चेंज इन प्राइस एंड दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। और अगर सर इन पांचों का डायग्राम मुझे एक ही फिगर में बनाना हो तो क्या होगा, वो डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा। कैसे सर, जीरो का डायग्राम आप ऐसे कैसे बना रहे हो सर, जीरो में देखो क्या था, मैंने यहां प्राइस लिया हुआ है, यहां डिमांड लिया हुआ है। सर जीरो में था क्या, नो चेंज इन डिमांड, डिमांड कोई चेंज नहीं, डिमांड कांस्टेंट है, तो डिमांड तो बिल्कुल कांस्टेंट है, प्राइस के चेंज होने के बावजूद डिमांड क्या है, कांस्टेंट है। तो दिस इज वाई ये डायग्राम ऐसा बना कि इलास्टिसिटी जीरो यहां पर होगी। सर इन्फिनिटी यहां ऐसा क्यों बनाया आपने, पैरेलल यहां क्यों बनाया इसके, क्योंकि उसमें प्राइस क्या है, कांस्टेंट है और डिमांड में चेंज होता जा रहा है। ऑब्वियस बात है, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में क्या आएगा, इक्वल टू 1, जीरो और 1 के बीच में क्या आएगा, लेस देन 1, और 1 और इन्फिनिटी के बीच में क्या आएगा, मोर देन 1। पॉइंट क्लियर हो गया। ये डायग्राम वैसे आता नहीं है एग्जाम में, बट स्टिल ये अपनी नॉलेज के लिए था, एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एमसीक्यू में डायग्राम बनाने को देगा नहीं, और बना होगा तो अपने को बस पता होना चाहिए लाइन शो क्या करती है। पॉइंट क्लियर है, इसको नोट करो।
चले जी, हो गया, नोट हो गया यहां तक। ये आपका डिमांड वाला पोर्शन, अभी आपका चैप्टर जो था वो डिमांड, सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें तीनों यूनिट्स हैं, जिसमें से आपका डिमांड वाला पोर्शन समाप्त हो गया। एक बार वापस से सारा रिवाइज करेंगे, कॉपी कर दो बंद, एक बार सारा रिवाइज करते हैं। हमें अभी के अभी याद करनी है सारी बातें जो एग्जाम में आती हैं, वो क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे। हो गया, नोट हो गया, तो कॉपी कर दो बंद और मेरे साथ जागरण कर दो शुरू। हाँ, अब चलेगा इको का सत्संग। आओ जरा शुरू करें। सबसे पहले क्वेश्चन के जवाब देते रहना बीच बीच में। हटा दूं प्लीज, सबका हो गया ना? अभी रह गए हैं कुछ लोग मेरे ख्याल से। सुनो अब सर, कैसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, बस उसके बारे में जवाब देते रहना। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिमांड के बारे में बात करते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिजायर्ड एट डैश, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज डिमांड। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे डिमांड के कितने फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड जो हमने पढ़े हैं, प्राइस, उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आया था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं? अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑफ प्राइस एंड डिमांड इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल एंड व्हेन इट इज पुट इनटू कर्व, कर्व की फॉर्म में हम लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। मार्केट के डेटा को टेबल में दिखाना, मार्केट डिमांड शेड्यूल, उसी चीज को कर्व पे दिखाना, मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन के केस में पहला याद करो क्या था? गिवन गुड्स, उसके बाद नेसेसिटीज, इमरजेंसी, लग्जरी और फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, इमरजेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे दो टाइप से डिमांड में चेंज आ सकता है। एक में कर्व चेंज होता है, एक में कर्व सेम रहता है। जिसमें सेम रहता है दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट, जिसमें कर्व चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज शिफ्ट। मूवमेंट के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट के अंदर दो वर्ड्स हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। एक्सपेंशन का मतलब डिमांड का बढ़ना प्राइस के कम होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड का कम होना प्राइस की बढ़ने की वजह से, इंक्रीज का मतलब डिमांड का बढ़ना अदर फैक्टर्स की वजह से, और इंक्रीज के केस में डिमांड का विल शिफ्ट राइटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, और डिक्रीज का मतलब डिमांड का कम होना अदर फैक्टर की वजह से, और उस केस में डिमांड का विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। नेक्स्ट बात आते हैं, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर। तीन टाइप की इलास्टिसिटी हमने पढ़ी है, प्राइस, इनकम और क्रॉस। क्रॉस इलास्टिसिटी इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको हम एक वर्ड में बोले तो रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के चार मेथड। पहला बचपन वाला परसेंटेज, उसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सेकंड, आर्क इलास्टिसिटी, फॉर्मूला याद करना है अभी, Q0 माइनस Q1 अपॉन Q0 प्लस Q1 मल्टीप्लाई P0 प्लस P1 अपॉन P0 माइनस P1। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, अगर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो मोर देन 1, और प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कोई रिलेशनशिप ना हो इक्वल टू 1। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा पॉइंट इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बताओ, पेपर में पूछा जाता है। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, इट इज यूज्ड वेयर चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस इज वेरी लो। ठीक है जी। उसके बाद हमारे कितने कोफिशिएंट हो सकते हैं इलास्टिसिटी निकालने के? 5, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। 0 का नाम बताओ, नाम। परफेक्टली इन इलास्टिक, इसका मतलब नो चेंज इन डिमांड। उसके बाद सेकंड आता है लेस देन 1। लेस देन 1 का नाम इन इलास्टिक, इसका मतलब चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। उसके बाद आया इक्वल टू 1, इसका नाम। यूनिट इलास्टिक, इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लास्ट आया, और सेकंड लास्ट आया मोर देन 1। मोर देन 1 का नाम इलास्टिक, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज
मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और लास्ट आया इन्फिनिटी। इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक, नो चेंज इन प्राइस। पॉइंट क्लियर हो गया। छोटा सा नन्ना मुन्ना चैप्टर था हमारा, समाप्त हो गया। कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, और एक क्लास देगी सप्लाई, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय। रिवाइज जरूर कर लेना इसको।